राजा फारूक मिस्र के इतिहास में एक बहुत खास और दुख भरी जगह रखते हैं। वे मोहम्मद अली परिवार के 10वें और आखिरी शासक थे और आधुनिक मिस्र के भी अंतिम राजा थे। उनका शासन 1936 से 1952 तक करीब 16 साल तक चला। यह समय बहुत अजीब था। शुरुआत में लोगों ने बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंत में बिना खून खराबे वाली क्रांति में उनका राज खत्म हो गया। फारूक की जिंदगी मिस्र की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई। जब ब्रिटिश राज कमजोर हो रहा था, देश में आज़ादी की आवाजें तेज हो रही थी और एक जवान व कम अनुभव वाले राजा पर सत्ता का बुरा असर पड़ रहा था। प्रिंस फारूक का जन्म 1920 में काहिरा के अब्दीन महल में हुआ था। वह राजा फुआद प्रथम और रानी नाजली के इकलौते बेटे थे। उनके पिता के विपरीत, जो कि अरबी नहीं बोलते थे, फारूक बहुत अच्छी अरबी बोलते थे। उनके अंदर शुरुआत से ही आकर्षण और देशभक्ति का जोश था, जिसने मिस्र के लोगों को जल्द ही उनका चाहने वाला बना दिया। जब वे सिर्फ 16 साल के थे तो इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री अकादमी वुलविच में पढ़ रहे थे। तभी उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। 1936 में वे राजा बने और 1937 में उनका राज्याभिषेक पूरे देश के लिए खुशी का बड़ा पल था। यह युवा और खूबसूरत राजा शुरू में सच में अपने देश की सेवा करना चाहता था। अपने शुरुआती सालों में फारूक ने कई अच्छे काम किए, जैसे सामाजिक मामलों का मंत्रालय शुरू किया, शिक्षा पर खर्च 6 गुना बढ़ाया और अरब लीग बनाने में मदद की। वह मिस्र को आज़ाद और मजबूत बनाना चाहते थे और जल्द ही ब्रिटिश राज की दबंगई को चुनौती देने लगे। वह पल जिसने शाहरुख की सत्ता और इज्जत को तोड़ दिया, वह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फरवरी 1942 में ब्रिटिश एम्बेसडर माइल्स लैम्पसन को लगा कि फारूक जर्मनी यानी कि एक्सेस पावर्स का समर्थन कर सकते हैं, इसलिए ब्रिटिश टैंक अब्दीन महल को घेर कर खड़े हो गए। फारूक के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वो वफ्द पार्टी के नेता मुस्तफा अल नहास पाशा को प्रधानमंत्री बनाए, जो कि ब्रिटेन का समर्थन करते थे, या फिर राजा की गद्दी छोड़ दे। फारूक को मजबूर होकर पहला रास्ता चुनना पड़ा। इस घटना को अब्दीन पैलेस इंसिडेंट कहा गया। इस दिन से लोगों का भरोसा उनके प्रति टूटने लगा और उनकी छवि कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, फारूक का ध्यान राजकाज से हटने लगा। उनके अंदर अजीब आदतें थीं और महंगी चीजों का शौक बढ़ गया। वे बहुत खर्चीली और ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने लगे। उन्हें हर चीज इकट्ठा करने का शौक हो गया, पुरानी कारें, महंगे सिक्के, गहने, दुर्लभ चीजें। उन्होंने 1933 का अमेरिकी मशहूर डबल ईगल सोने का सिक्का भी हासिल कर लिया था, जो बाद में गायब हो गया। उनका वजन बहुत बढ़ गया था और विदेशों की खुफिया एजेंसी भी उन्हें मजाकिया नामों से बुलाती थी। सबसे बड़ा झटका था 1948 का अरब इजराइल वॉर। मिस्र यह युद्ध बुरी तरीके से हार गया। सैनिक जब लौटे तो उन्होंने बताया कि हथियार खराब थे और नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था। जनता को लगा कि राजा के आसपास के लोग ही दोषी हैं। इससे सेना के कई युवा अफसर गुस्से में थे। उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गमाल अब्देल नासिर और मोहम्मद नागिब। 23 जुलाई 1952 को फ्री ऑफिसर्स ने बिना खून खराबे के तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के शाही महल को घेर लिया। उन्होंने फारूक को अल्टीमेटम दिया कि वे अपने छोटे बेटे फुआद सेकेंड के नाम पे गद्दी छोड़ दें और तुरंत मिस्र छोड़कर चले जाएं। 26 जुलाई 1952 को फारूक ने त्याग पत्र दे दिया। उसी शाम वे शाही जहाज अल महरूसा में बैठकर मिस्र छोड़कर चले गए। कमाल की बात है कि वही जहाज था जिससे उनके दादा भी गए थे जब उन्हें एग्जाइल दिया गया था। फारूक ने अपनी बाकी जिंदगी यूरोप में बिताई, खास तौर पर रोम में। वे वहां भी अमीर और आरामदायक जिंदगी जीते रहे। 18 मार्च 1965 को 45 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय वह गिर पड़े और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें काहिरा की रिफाई मस्जिद में दफनाया जाए। शुरुआत में मिस्र की नासिर सरकार ने मना कर दिया, लेकिन बाद में चुपचाप उनके शव को वहां ले जाकर दफना दिया गया। फारूक का गिरना एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि मिस्र में सैकड़ों साल पुराने राजशाही सिस्टम का अंत था। इसके बाद मिस्र एक रिपब्लिक बन गया, यानी जनता का देश।